कोरोना के 1113 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में लखनऊ में 273 कोरोना के नए मामले सामने आए। पूरे प्रदेश की बात करें तो 4 लोगों की 24 घंटे में मौत भी हुई है। बीते 24 घंटे में 1,40,000 कोरोना टेस्ट हुए हैं। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का बयान सामने आया है। प्रदेश में अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने यह बात कही है। अनुभव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुभव, टेस्टिंग क्या बढ़ाई गई है? बताया जा रहा है कि 24 घंटे में 1,40,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं, तो क्या इस टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा? देखिए, बिल्कुल लगातार टेस्टिंग उत्तर प्रदेश में बढ़ाई जा रही है और कल जब मुख्यमंत्री ने बैठक की थी तब ये कहा है कि 1.5 लाख से कम टेस्ट ना हो उत्तर प्रदेश में। हर दिन प्रतिदिन 1.5 लाख टेस्ट करने ही हैं और बीते 24 घंटों में 1,40,000 टेस्ट हुए हैं पूरे यूपी में और जो केसेस आए हैं वो 1113 नए मामले सामने आए हैं। इस हिसाब से अगर हम देखें तो उससे पहले तकरीबन 1,032 के आसपास मामले सामने आए थे और इनमें भी थोड़ा इजाफा है, 80-85 के आसपास मरीज और बढ़े हैं। लेकिन एक राहत की बात यह है कि राजधानी लखनऊ में बीते 24 घंटों में 273 नए मामले सामने आए हैं और उससे एक दिन पहले के अगर हम आंकड़े को देखें तो ये आंकड़ा 347 था, यानी उसमें थोड़ी कमी आई है। और जो बीते 24 घंटों में 4 लोगों की जान गई, लेकिन इससे पहले 7 लोगों की 6 लोगों की जान जा चुकी है। हमने स्वास्थ्य मंत्री से पूछा क्या अभी ऐसी स्थिति है उत्तर प्रदेश में कि यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगाया जाए, क्योंकि होली का त्योहार है, लोग दूसरे राज्यों से यहाँ पर आ रहे हैं, ऐसे में सरकार क्या नाइट कर्फ्यू पर विचार कर सकती है? उन्होंने कहा कि अभी ऐसी कोई स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं है। अभी स्थिति ऐसी है जिसको हम वॉच कर रहे हैं और हमारी वेट एंड वॉच की पॉलिसी है, यानी हम नजर रखे हुए हैं, हर दिन इसकी समीक्षा कर रहे हैं कि क्या स्थिति है। हमने पूछा कि क्या आगे इस पर कोई विचार हो सकता है? उन्होंने कहा आगे के लिए तो बहुत सारे हमारे पास विकल्प हैं। विकल्पों में जैसे पहले उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लग भी चुका है, वीकेंड लॉकडाउन लग भी चुका है, तो वो सारी चीजें हैं, लेकिन वो तब होगा जब इन मामलों में बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा, या फिर हम कहें कि अगर किसी जिले में 100-150 मामले सामने आने लगेंगे तब इस तरह पर सरकार कुछ विचार करेगी, लेकिन अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। एक बात जरूर महत्वपूर्ण उन्होंने कही कि पहले हम ये देखते थे कि किस जिले में 30 या उसके आसपास मामले आ रहे हैं, पर अब हर दिन ये देखा जा रहा है कि किस जिले में 50 से 55 के आसपास या उससे ऊपर मामले आ रहे हैं। उसके लिए अलग रणनीति बनाने की अब तैयारी है। जी हाँ, बिल्कुल। तो अब नई रणनीति बनाने की तैयारी है क्योंकि मामले भी बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में इससे निपटने के लिए इंतजामों में एक बार रिव्यू करना भी जरूरी होगा। टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, अस्पतालों में बेड रिजर्व करने को कहा गया है। त्योहार नजदीक है तो ये चुनौती और बढ़ जाती है। बहुत शुक्रिया अनुभव। लखनऊ से अहम खबर, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अस्पतालों ने फैसला लिया है। मरीज और तीमारदारों को लानी होगी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट। पीजीआई और केजीएमयू आने वाले मरीज और तीमारदारों को लानी होगी रिपोर्ट। 30 मार्च से कोरोना रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी। मतलब यहां पर इलाज के लिए जो पेशेंट आएंगे और उनके साथ जो तीमारदार होंगे उनको भी अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। पीजीआई और केजीएमयू आने वाले मरीज और तीमारदारों को अपनी कोविड रिपोर्ट लेकर आनी होगी। ये सबके लिए अनिवार्य होगा 30 मार्च से। लखनऊ से अहम खबर, निकायों को अब रिपोर्ट कार्ड के आधार पर अनुदान मिलेगा। निकाय अपने काम का जितना लक्ष्य हासिल करेगा उतना ही अनुदान मिलेगा। योजना का 50% अनुदान नगरीय निकाय के पहले मिल जाएगा। निकाय को अपने काम का जितना लक्ष्य हासिल होगा उतना ही अनुदान उसको मिलेगा। योजना का 50% अनुदान नगरीय निकाय को पहले मिल जाएगा, लेकिन बाकी का जो 50% है वो रिपोर्ट कार्ड के आधार पर तय होगा। आगरा से बड़ी खबर, हार्डवेयर के गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में भरा हुआ था लाखों रुपए का सामान जो कि जलकर खाक हो गया है। सामान जलकर राख हो चुका है। आग लगने से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आगरा के थाना इरादत नगर क्षेत्र का यह पूरा मामला है। इस गोदाम में आग लगी और उसके अंदर रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया। इस दौरान आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को बुझाया गया। अरे लल्लू ना रखो जी भाई बात है कचूना है रो
अरे लल्लू नायर। हमीरपुर में 2 शव मिलने से हड़कंप मच गया है। चाची और भतीजे का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। महिला के गले पर संदिग्ध निशान मिले हैं। अवैध संबंधों के शक में हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हमीरपुर में 2 शव मिलने से हड़कंप मच गया। चाची और भतीजे का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि महिला के गले पर कुछ संदिग्ध निशान हैं। उधर कानपुर नगर निगम कार्य समिति की बैठक में 11 अरब 33 करोड़ के बजट को पास कर दिया गया। 28 करोड़ रुपए से कानपुर में नई सड़कें बनाई जाएंगी। जलकल के लिए 211 करोड़ के बजट को मंजूरी मिली है। शहर की बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट्स को सुधारने का काम होली के बाद से शुरू होगा। नगर निगम सदन की अगली बैठक 31 मार्च को होगी। लखनऊ और नोएडा में कमिश्नरेट प्रणाली के लागू करने के बाद अब 2 और जिलों में कमिश्नरी सिस्टम लागू कर दिया गया है। यहां कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यह कदम उठाया गया। वाराणसी और कानपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू कर दी गई है। लखनऊ और नोएडा के बाद वाराणसी और कानपुर का आया नंबर। कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कमिश्नरेट व्यवस्था को दिखाई हरी झंडी। किसी भी प्रदेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है वहां का अपराध ग्राफ, ताबड़तोड़ होती वारदात, और इसी अपराध को रोकने के लिए कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम सरकार करती है। 2017 में यूपी में योगी सरकार ने आते ही ऐलान कर दिया था कि किसी भी कीमत पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, और इसके लिए योगी सरकार ने प्रयोग भी शुरू किया। जब यूपी के 2 जिलों में कमिश्नरेट व्यवस्था को लागू किया गया, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में कमिश्नरेट व्यवस्था को लागू करते हुए अपराध की कमर तोड़ने का काम किया गया। दरअसल जब लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की गई तो एक प्रयोग के तौर पर इसे देखा गया और अपराध के ग्राफ पर गौर किया गया, जिसके बाद एक बड़ा फैसला फिर से यूपी सरकार ने लिया और यूपी के 2 और जिलों में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू कर दी गई। कानपुर और वाराणसी में कमिश्नरेट व्यवस्था को मंजूरी। कानपुर और वाराणसी में बदलेगी पुलिस व्यवस्था। कानपुर कमिश्नरेट के अंतर्गत होंगे 34 थाने, वहीं कानपुर आउटर में होंगे 11 थाने। वाराणसी कमिश्नरेट के अंतर्गत होंगे 18 थाने। दरअसल पिछले काफी दिनों से कानपुर में वारदात का ग्राफ बढ़ गया था और यूपी सरकार की नजर इस ग्राफ को नीचे करने की थी, और इसके लिए लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में कमिश्नरेट व्यवस्था के लागू होने के बाद बदली तस्वीर का अध्ययन किया गया, जिसके बाद कानपुर और वाराणसी में भी कमिश्नरेट व्यवस्था को हरी झंडी दिखा दी गई है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या होती है कमिश्नरेट व्यवस्था और सामान्य प्रशासन और कमिश्नरेट में क्या अंतर होता है। दरअसल कानून व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की जाती है। आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से इसे लागू किया जाता है। कमिश्नरेट प्रणाली में प्रशासन और पुलिस का काम विभाजित हो जाता है। दरअसल कमिश्नरेट प्रणाली को कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में कारगर माना जाता है और समझा जाता है कि पुलिस अपना काम बिना किसी दखलंदाजी से खुलकर करती है। ऐसे में सामान्य और कमिश्नरेट प्रणाली में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। सामान्य स्थिति में देखा जाए तो डीएम पर प्रशासनिक जिम्मेदारी होती है, तो वहीं कमिश्नरेट प्रणाली में डीएम पर प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी रह जाती है। वहीं कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भी सामान्य स्थिति में डीएम के ही कांधे पर होती है। लेकिन अगर बात की जाए कमिश्नरेट प्रणाली की, तो जिले के विकास कार्यों से संबंधित काम ही डीएम देखते हैं। वहीं सामान्य स्थिति में थानों में तैनाती भी डीएम की अनुमति से ही होती है। लेकिन बात की जाए कमिश्नरेट प्रणाली की, तो लाठीचार्ज, फायरिंग या गिरफ्तारी का पुलिस को अधिकार मिल जाता है। वहीं सामान्य स्थिति में देखा जाए तो पुलिस सिर्फ इन्फोर्समेंट एजेंसी के तौर पर काम करती है, लेकिन कमिश्नरेट प्रणाली में पुलिस को मजिस्ट्रेट के अधिकार मिल जाते हैं। सामान्य स्थिति में पुलिस का काम सिर्फ अपराध पर लगाम कसना होता है, लेकिन कमिश्नरेट प्रणाली में पुलिस पर कानून व्यवस्था को पूरी तरह से नियंत्रण करने की जिम्मेदारी आ जाती है। ये अंतर समझने के लिए काफी है कि कामों का बंटवारा हो जाता है और किसी भी स्थिति में पुलिस को डीएम की तरफ नहीं देखना पड़ता और कानून व्यवस्था को नियंत्रण करने की पूरी जिम्मेदारी पुलिस के अधिकारियों पर आ जाती है। यही नहीं, धारा 144 लागू करने, स्थानीय स्तर पर धरना प्रदर्शन को अनुमति देने, शांति भंग में गिरफ्तारी करने और जमानत देने जैसे कई अधिकार और शक्तियां पुलिस को मिल जाती है।
दरअसल वाराणसी और कानपुर में कमिश्नरेट प्रणाली को हरी झंडी दिखाने के पीछे एक बड़ी वजह है, क्योंकि वाराणसी एक धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी है। इसके साथ ही पीएम का संसदीय क्षेत्र भी है वाराणसी। पर्यटन के लिहाज से भी वाराणसी खासा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही बिहार से यूपी को भी वाराणसी जोड़ती है। ऐसे में वाराणसी में विकास की गति को बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया गया। वहीं इसके साथ ही कानपुर में भी कमिश्नरेट प्रणाली को हरी झंडी दिखा दी गई और इसके पीछे की वजह है कि आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से कानपुर बड़ा शहर है। वहीं प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के तौर पर भी कानपुर को जाना जाता है। इंडस्ट्री खत्म हुई तो लगातार अपराध का ग्राफ भी कानपुर में बढ़ता नजर आया। बढ़ते अपराध पर काबू पाने के लिए ये फैसला लिया गया। वहीं विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए भी कमिश्नरेट प्रणाली को हरी झंडी दिखाई गई है। दरअसल लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर के बाद वाराणसी और कानपुर में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने को लेकर लिए गए फैसले के बाद कई और जिलों में ये व्यवस्था लागू होने की उम्मीद बढ़ गई है, जिसमें कई और जिले शामिल हैं। फिलहाल आगरा, गोरखपुर और प्रयागराज में भी कमिश्नरेट व्यवस्था को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, जहां वाराणसी और कानपुर के बाद ये व्यवस्था लागू हो सकती है। इसके लिए अभी से चर्चाएं हैं और आने वाले दिनों में इन जिलों को भी कमिश्नरेट के तौर पर जाना और पहचाना जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कानपुर के कमिश्नर असीम अरुण ने अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने कहा कि बेहतर पुलिसिंग पर उनका पूरा ध्यान रहेगा। कमिश्नरी सिस्टम में पुलिस को काफी ताकत मिलती है। इस बात का खास ध्यान रहेगा कि इस ताकत का सही इस्तेमाल हो और पुलिसिंग में जो खामियां अब तक चली आ रही थी उनको दूर किया जाएगा। साथ ही पुलिसकर्मियों को साइबर अपराध के खिलाफ लड़ने में सक्षम बनाया जाएगा। आने वाले कुछ दिनों में सभी सक्षम अधिकारियों को उनकी तैनाती दी जाएगी। कानपुर के कमिश्नर असीम अरुण से बात की एबीपी गंगा संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने। लखनऊ, नोएडा के बाद कानपुर और वाराणसी को भी अब पुलिस आयुक्त प्रणाली में शामिल कर लिया गया है। कानपुर के पहले पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने ज्वाइनिंग कर ली है। बात करते हैं उनसे। असीम साहब, ये बताइए कि पहले पुलिस कमिश्नर कानपुर के आप बने हैं, बड़ी चुनौती आपके लिए? मैं समझूंगा चुनौती नहीं, ये बहुत बड़ा अवसर है और सरकार ने एक अवसर दिया है उत्तर प्रदेश पुलिस को कि कानपुर नगर की सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, यातायात, जनरली पुलिसिंग को कैसे और अच्छा किया जाए। इसमें जो पुलिस कमिश्नरेट का मॉडल है वो सिटीज़न ओरिएंटेड यानी नागरिकोन्मुखी मॉडल है और उसके तहत काम करने का आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। हम लोग पूरे लगन से काम करेंगे, पूरी कल्पनाशीलता रखेंगे और परिणाम देंगे। आपने कहा पावर की बात करी, जब पावर आता है तो पावर का मिसयूज भी बहुत होता है, उसकी मॉनिटरिंग कैसे करें? बिल्कुल, जब शक्तियाँ आती हैं तो फिर जिम्मेदारियाँ भी आती हैं और उसके लिए सेफगार्ड्स यानी रोकथाम के उपाय भी होने चाहिए। तो जनपद कानपुर पुलिस में एक इंटरनल विजिलेंस टीम बनाई जाएगी। इस बात के लिए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, कोई पदों का दुरुपयोग कर रहा है, कोई अपनी नौकरी की ओर ध्यान ना देकर के बिजनेस में लगा हुआ है, ऐसे कोई भी गलत काम हो रहे हैं, तो ऐसे गलत काम तब नहीं पता होना चाहिए जब वो बहुत बिगड़ जाए, वो बहुत पहले पता होना चाहिए। उसका एक आंतरिक सिस्टम बनाया जाएगा, एक इकाई लगातार इस पे काम करेगी। पूरी पुलिसिंग को बेहतर करते हुए कानपुर शहर में एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी जिसमें अपराध और जो अपराध से जनित चीज़ें हैं उनको न सिर्फ कम किया जाएगा बल्कि लोगों में भरोसा भी पैदा किया जाएगा कि पुलिसिंग अच्छी कैसे हो सकती है और उस अच्छी पुलिसिंग का मुजाहरा भी पेश किया जाएगा। कानपुर से रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एबीपी गंगा की खबर के असर की। एबीपी गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद हॉकी के राष्ट्रीय खिलाड़ी मोहम्मद तालिब, उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है। देखिए क्या है मामला इस रिपोर्ट में। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद अदा करूंगा एबीपी गंगा न्यूज़ का, जिन्होंने हमारी समस्याओं को लोगों के सामने पहुंचाया। इसी को कहते हैं खबर का असर। आज ये परिवार खुश है और ये खुशी इनके चेहरे और जुबान से छलक भी रही है। ठीक उसी तरह जैसे किसी प्यासे को पानी और भूखे को भोजन मिल जाता है। और क्यों नहीं, कल तक ये परिवार अचानक सड़कों पर आ गया था, लाचार, मायूस और मजबूर। इसी बीच मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक इस परिवार की लाचारी, मायूसी और मजबूरी की खबरें चलने लगी। एबीपी गंगा ने भी इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए कमर कसी। फिर क्या, आज इस परिवार के सिर पर फिर से छत है। फ्लैट की चाबी वापस मिलने के साथ साथ 1 महीने की मोहलत और किश्त की रकम भी कम हो गई है। परिवार फिर से हंसी खुशी अपने छोटे से आसिया में रहने लगा है और एबीपी गंगा की टीम को तहे दिल से शुक्रिया भी अदा कर रहा है।
सबसे पहले तो मैं धन्यवाद अदा करूंगा एबीपी गंगा न्यूज़ का, जिन्होंने हमारी समस्याओं को लोगों के सामने पहुंचाया। और मैं सबसे पहले एबीपी गंगा न्यूज़ का जो है धन्यवाद अर्पित करता हूं, तमाम मीडिया कर्मियों का जिन लोगों ने इस खबर को जो है पहुंचाई हमारी इस बात को। और इन लोगों ने 2 दिन पहले सिद्धार्थनाथ सिंह ने अपने आवास पर बुलाकर ये हॉकी के राष्ट्रीय खिलाड़ी मोहम्मद तालिब और उनके परिवार की दर्द भरी कहानी है, जब अचानक उन पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ा। दरअसल फ्लैट की किश्त जमा नहीं करने के कारण प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इन्हें इनके घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद पूरा परिवार सड़क पर आ गया। मोहम्मद तालिब को पश्चिम बंगाल में हॉकी टूर्नामेंट बीच में छोड़कर प्रयागराज वापस लौटना पड़ा। और फिर मोहम्मद तालिब कभी गले में मेडल टांगे, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते दिखे, तो कभी फुटपाथ पर बैठे दिखे। वहीं परिवार ने पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक गुहार लगाई और एबीपी गंगा की टीम ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसका नतीजा सबके सामने है। खुद इन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। चाबी मिलने में हमको बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। हम सबको शुक्रगुजार हैं, मोदी जी, योगी जी, सबके शुक्रगुजार हैं। बहरहाल हॉकी के राष्ट्रीय खिलाड़ी मोहम्मद तालिब का परिवार एक बार फिर विकास प्राधिकरण की कॉरपोरेशन कॉलोनी के उसी फ्लैट में रहने लगा है, जहां से उसने खुद के और अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य का सपना देखा और उसे सजोया भी। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट।